तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश मातनहेलिया आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने बात किया था 1 नंबर के क्वेश्चन की, जो बोर्ड परीक्षा में आता है। लगभग 16 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और 4 क्वेश्चन कैसे होते हैं, एसर्शन रीजन वाले। ठीक, तो हमने बताया था कि मॉडल आंसर कैसे दिया गया था बच्चे द्वारा और कैसे बोर्ड अपने आंसर्स को देता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की। बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सेक्शन बी होता है। ठीक, तो बच्चे ने क्या आंसर दिया था, टॉपर्स का आंसर शीट आपको दिखाएंगे हम, और साथ में बोर्ड की मार्किंग स्कीम भी दिखाई जाएगी कि बोर्ड ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे दिया था और कैसे हम लोग उस पर नंबर अलॉट करते हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं कॉपी कैसे फिलअप की जाएगी। तो आपका एग्जाम 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, उस दिन का दिन है गुरुवार। तो हम चाहेंगे सारी गुरु अपना आशीर्वाद बच्चों पर बनाए रखें ताकि बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए। तो देखो, पहले बात करते हैं सब्जेक्ट आपका क्या रहता है। यहाँ पे केमिस्ट्री लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट कोड क्या होगा 43। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डे में क्या लिखेंगे थर्सडे, और डेट आपका कौन सा होगा, डे कौन सा होगा 27/02/2025। मीडियम ऑफ आंसरिंग क्या होगा इंग्लिश। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे डेट लिखेंगे आप थर्सडे। उसके बाद सेट ऑफ पेपर मिलेगा। अगर मान लो सेट ऑफ पेपर आपको मिल रहा है 56/4/1, तो 1 को क्या करेंगे आप, एक सर्कल को बबल क्या करेंगे आप, डार्क करेंगे। उसके बाद देखो सप्लीमेंट्री में कोई नीड नहीं पड़ती है, तो इसको आप नो लिख देंगे। हाँ ना में क्या लिखेंगे, विकलांग पूछा जाता है तो नो लिखेंगे। यहाँ पे आप NA कर देंगे। वहां पे अगर राइटर्स आपको चाहिए तो उसके लिए यस, नहीं चाहिए तो नो लिखेंगे और यहाँ पे आप NA कर देंगे। फिर आते हैं कॉलम में, यहाँ पे अपना नाम फिलअप करेंगे। जैसे आपका नाम है अमर कुमार, तो अमर एक बॉक्स को लीव करेंगे, फिर लिखेंगे कुमार। उसके बाद नीचे दिए गए लेटर में क्या करेंगे आप, अच्छे से बबल्स को भरेंगे। उसके बाद देखिए रोल नंबर क्या होगा आपका ये। तो सबसे पहला काम कर एडमिट कार्ड लेके बेटा बैठना, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर विषय कोड आपको भरना होता है। सेंटर नंबर 6 नंबर का सेंटर नंबर होगा, आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। फिर सब्जेक्ट भरेंगे यहाँ पे हम लोग विद्यालय का नाम भरेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। उसके बाद रोल नंबर भरना होता है। तो 2,36,00,000 ओके 70,345 ऐसा कुछ होगा, तो उसको फिलअप करेंगे आप। ठीक, उसके बाद देखो हम लोग बात क्या करते हैं कि आप गार्जियन का नाम फिलअप करेंगे। ठीक, और फिर साइन करेंगे। इतना काम आपको करना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसके बाद कि आगे क्या करना बेटा। देखो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखो बेटा, तो ये केमिस्ट्री पेपर 2024 का है, सेट 1। इस पेपर का कोड क्या था 56/4/1। देखो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17। डिफिनीशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में क्या पूछा गया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो देखो बच्चे ने क्या आंसर दिया था। देखिए, तो बच्चे ने क्या लिखा था, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट या पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट इज रेज्ड in the expression of the rate law for a chemical reaction is called order of reaction and indicate dependence of the reaction or rate of the reaction rate or reaction or reactant concentration। तो देखो बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा था, अगर कोई रिएक्शन है कुछ ऐसा AA और प्लस BB, इससे क्या बनना है CC प्लस DD। तो रेट कैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो रेट इक्वल टू क्या होता है कि A की पावर X और B की पावर Y। X Y क्या एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब हो सकता है कि X इक्वल टू X के बराबर हो और या A इज नॉट इक्वल टू X। हो सकता है B क्या हो, Y के बराबर हो, और हो सकता है B इज नॉट इक्वल टू Y। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको टेबल दी जाती है, 3-4 एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब आप फाइंड करते हैं इसमें रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो फिलहाल देखो, अगर आप यहाँ पे क्या कहा गया, देखो ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर जो लिखा जाएगा उसी का सम क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा X प्लस Y। तो बात समझ में आई। अगर ये कोई नंबर लिखा होता 1 और 2 तो क्या लिखते 1 + 2 ऑर्डर क्या हो जाता 3। तो बेसिकली आपके कोर्स में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी रेट लाभ से पूछा जा सकता है।
जैसे क्वेश्चन बनाया गया ऐसे कुछ कि रेट इक्वल टू, अगर रेट ला दिया गया है तो कुछ करना ही नहीं, देखो आपको a की पावर 1/2 और आपको दे दिया b की पावर 3/2। अब पूछे बताओ ऑर्डर कितना होगा इसका, तो आप दोनों पावर को जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 और 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, इसका 2 LCM 4 और आंसर कितना होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो इसमें पूरा डिफाइन करके लिखा था, ठीक है। अगर इसको भी लिख करके समझाता हो, यानी फॉर्मूला लिख के भी समझा देता, तो भी उसको एक नंबर मिल जाता, ठीक। इसने बहुत ज्यादा डिटेल दे दिया, इतनी डिटेल की कोई नीड नहीं है। तो देखो भाई, उसके बाद देखो सेकंड क्या पूछा गया था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसने लिखा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट एंड देन इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फिर उसने आरडीएस का लिख दिया फॉर्मूला, वहां दिखा दिया, ये के बारे में दिखा दिया, कहा लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी मोर फॉरवर्ड द रिएक्शन, तो दिस इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। देखो तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बनाएगा, यानी कैटलिस्ट क्या करता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैटलिस्ट इसको टच नहीं करेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बाय प्रोवाइडिंग द अनदर पाथ। तो इसने पूरा डायग्राम बना के दिखा दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा, ठीक है, एनर्जी देखो उसकी क्या हुई बताइए, ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया, इंटरमीडिएट बना, उसके बाद क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो अगर पूछा जाए बताओ किसका ग्राफ है ये, तो ये किसका ग्राफ होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है ना, इसका मतलब हीट बाहर निकाल रहा है, तो किसका ग्राफ हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो इतना फिलहाल नीड नहीं था, ये तो बच्चे का आंसर था, ठीक है। तो बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, ऐसे नंबर काटने की गुंजाइश नहीं बनती है। अब देखो बोर्ड क्या कहता है भाई, बोर्ड कहता है इतना लिखे होते हैं आप आंसर कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें भी आपको एक नंबर मिलता है। फिर देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात की गई, तो क्या था बताओ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर लिखते तो आपको पूरा एक नंबर मिलता, इतने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी। तो ये था आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन जहां डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात समझ में आ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो आप लोग, आर्नियस का इक्वेशन का फॉर्मूला A इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA/RT, ठीक। और देखो यहाँ पे इसका हम लोग लॉग फॉर्म में अगर आंसर बनाए तो क्या हो जाएगा, तो log K इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक। तो ये क्या आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखो यही पूछ ले, अगर EA की वैल्यू को हम लोग क्या कर दें निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, K A से ज्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं। अगर इसी की वैल्यू 0 कर दें हम लोग तो K इक्वल टू A के बराबर हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितना कोलिजन हुआ सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट नॉट पॉसिबल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो हम लोग क्या बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। तो सोल्यूशन चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 7 नंबर में मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक। तो देखो 18 ग्राम पूछा, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, कहा डिजॉल्व किया गया 200 ग्राम ऑफ वाटर में, और फ्रीज कितने पे कर रहा है, ये 272.07 केल्विन पे फ्रीज कर रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, और KF ऑफ तो वाटर का दे दिया गया है। अब देखो इसका बेसिकली एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो कौन सा फार्मूला होता है, देखो ऐसा कुछ, डेल्टा TF इक्वल टू IKF मल्टीप्लाई बाई W2 इंटू 1000 और डिवाइड बाई W1 इंटू M2। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट, और W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया है। वेट ऑफ दिया है सैल्यूट कितना आपको बताइए, 18 ग्राम दे दिया गया, और ये आपसे पूछा गया है, ठीक।
डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग? तो डेल्टा टीएफ के लिए क्या किया जाता है? तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ किसका है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डिप्रेशन की बात करते हैं हम लोग, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसकी वजह से हम लोग प्योर से क्या करते हैं? माइनस करते हैं सोल्यूशन वाले को। ठीक, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना। टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या होता है? डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग, ये आपको दिया है किसमें? केल्विन में। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन। चाहे तो आप 1 पॉइंट छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, और माइनस क्या करोगे बताओ? 272.07 केल्विन। तो आपको डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। आप डेल्टा टीएफ की वैल्यू पुटअप करिए और आप क्या फाइंड कर लीजिए? M2। तो फॉर्मूला लिखना मस्ट होता है। ठीक, आई क्या करेंगे? यहाँ पे कहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो आप लिख देंगे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 पुटअप कर सकते हैं। तो देखो अब बच्चे ने तो कैसे किया, देखो भाई, तो देखो भाई बच्चे ने क्या किया। गिवन दैट लिखा, W2 M2 पूछा गया है, W1 दे दिया, उसने ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया। डेल्टा टीएफ लिखा, डेल्टा टी नॉट है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं बेटा आप लोग को। ठीक है, केएफ की वैल्यू दी गई थी, उसको पुटअप कर दिया। फिर फॉर्मूला लिखा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मोलरिटी। फिर इसको देखो डेल्टा टीएफ में क्या किया? टी नॉट एफ माइनस टीएफ किया। उसके बाद फिर देखो एक्सपेंड किया फॉर्मूले को, और उसने क्या किया? देखो इतना ज्यादा सब तामझाम लिखा, इसकी नीड नहीं थी, जैसा बताया था हम वैसे भी कर सकते थे। ठीक, तो उसके बाद इसका आंसर इसने क्या फाइंड किया है? 155 ग्राम पर मोल। याद रखना यूनिट के नंबर कटते हैं, अगर आपने इसको नहीं लिखा तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड, कट जाता है। ठीक, तो फॉर्मूला लिखना मस्ट है, वैल्यू पुटअप करना मस्ट है। अगर इतना करते हैं आप तो ये आधा नंबर 1 नंबर ऐसे मिल जाता है। ठीक है, और आधा नंबर आपको क्या मिलता है? फॉर्मूले के आंसर्स पे। लेकिन यूनिट पे आधा नंबर कट भी सकते हैं, ये ध्यान देना, यूनिट आपको पूरे लिखना होता है। ठीक, तो देखो लास्ट में लिखला मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दिस, तो इसने आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखो बोर्ड क्या कहता है भाई, देखो फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मोलरिटी। फिर एमबी का लिख लो फॉर्मूला, एमबी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और हमने फॉर्मूले को इससे पुटअप कर दिया। अब देखो इस फॉर्मूले का आधा नंबर इसने अलर्ट किया। अब अगर आप इसको नहीं लिखते हैं आधा नंबर काट सकता है बोर्ड, बात समझ रहे हैं? इस लिखना मस्ट है इस फॉर्मूले को। फिर देखो डेल्टा टीएफ को हमने लिखा, इसका कोई नंबर नहीं था। उसके बाद देखो डेल्टा टीएफ निकाला गया 1.08, इसका कोई नंबर नहीं है। अब एमबी वाले फॉर्मूले वैल्यू पुटअप की गई, इसका देखो 1 नंबर मिला, और आपने आंसर निकाल दिया सही सही विथ यूनिट, तो आपको आधा नंबर और मिल गया। तो ये आपको क्या मिल गया? आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। कहा विच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक और बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो अगर मान लो पूछा जाए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब देखो भाई इससे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन एट द फास्टर रेट एंड वाई। तो कहा बहुत फास्ट देगा और क्यों देगा। तो आप इसके लिए एक जरा इसको नोट कर लीजिए, ये चाहे वो SN1 पूछे या SN2 पूछे, दोनों में अगर R कॉमन है एल्किल ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का क्या होगा? एक जैसा ही होगा। ठीक, यानी कौन फास्टर ब्रेक करेगा? RI। उसके बाद किसका नंबर आएगा? RBR का। तो पूछा जाता क्यों भाई यहाँ पे? तो I की साइज बड़ी है इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक, और बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो फास्ट रिएक्शन करेगा। तो SN1 पूछे चाहे SN2 पूछे, दोनों में सेम आंसर लिखना होता है। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पूछा क्या, देखो कार्बन देखो एथिल, यहाँ भी कार्बन देखो एथिल ये फॉर्म में है, यहाँ I दिया हुआ है, यहाँ पे Br, तो कौन फास्ट मूव करेगा? CH3 CH2 और I। बात समझ में आई? पूछा है क्यों, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ लार्ज साइज इट बिहेव एज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक, अब देखो सेकंड पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इसको भी नोट कर लो। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, उसके बाद किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहेगा ब्रांचिंग के क्या है बताइए, तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा? एच बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करेगा। तो फिलहाल तो यहाँ एच बॉन्डिंग की बात करना नहीं होता है, तो हैलोअल्केन चैप्टर में एच बॉन्ड की बात नहीं करनी होती है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन पूछा था सॉल्युबिलिटी का, कहा जाता है बताओ कि हैलोअल्केन की सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं होती है या कम होती है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कम होती है? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसमें एनर्जी कम निकलती है।
यहाँ पे एच बॉन्ड की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखो इसमें क्या करा गया, ब्यूटेन दिया हुआ है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो सब में ब्यूटेन कॉमन दिया है। अब एक में लिखा आइडोब्यूटेन, एक में लिखा है क्लोरो, यानी एक में आई दिया है, एक में Cl और एक में Br। तो वेट ज्यादा किसका होता है, आई वाले का। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, आइडो वाले की। फिर किसका नंबर आएगा, ब्रोमो का। फिर किसका नंबर, क्लोरो का। तब आएगा नंबर ब्यूटेन का। अब ऑर्डर देखना, पूछा कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन वाले को। तो पहले लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन, उसके बाद किसका नंबर लिखेंगे हम लोग, 1 क्लोरोब्यूटेन। फिर नंबर किसका आएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर किसका नंबर आएगा, 1 आइडोब्यूटेन का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये ध्यान देना, ऑर्डर भी गलती करते हैं आप लोग, जिसका मुंह बड़ा वो क्या होता है, इंक्रीजिंग। अब देखो बच्चे ने क्या किया, देखो बच्चे ने तो वही की लिखा, देखो CH3CH2I अंडरगो SN2 रिएक्शन एट फास्टर रेट देन CH3CH2Br because the CI bond enthalpy is lower and also because I minus is better leaving group। बात समझ में आई। तो अगर आप इतना ना भी लिखते, इतना भी लिख देते ना कि पहले क्या लिखते हैं, CH3CH2I अंडरगो फास्टर एंड बिकॉज ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप ऑफ I, तो आपको पूरा नंबर मिलता। तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड में आंसर यही आंसर लिखा, देखो कहानी लिखा, उसके बाद पूरा आंसर लिख दिया। तो अगर आप आंसर लिखे होते तब भी आपको पूरा नंबर मिलता, ठीक है। अब देखो बोर्ड ने क्या किया है, देखो बोर्ड ने लिखा CH3CH2I, ये आपका आधा नंबर हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप, या लिख दिया ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। तो चाहे लार्ज साइज की बात करते, चाहे बेटर लिविंग ग्रुप की बात करते, तो आधा नंबर आपको और मिल जाता। तो आधा नंबर सिर्फ इसलिए मिला कि आपने बताया सही आंसर कौन सा है, और आधा नंबर क्यों, उसके लिए आपको मिला। फिर देखो यहाँ ऑर्डर सही लिखा गया, सिर्फ आपको ऑर्डर लिखना था, एक्सप्लेन नहीं करना था, तो आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर। तो ऐसे आप 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो भाई बोर्ड में एनसीईआरटी में दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, ऐसे एक कार्बोनिल कंपाउंड कुछ भी लिख सकते थे आप, इसको कहा नहीं कौन सा लिखना है, कोई भी लिख सकते थे आप, फॉर्मल्डिहाइड ले सकते थे और एल्डिहाइड ले सकते थे, कीटोन ले सकते थे। अब इसमें आपको दिखाना था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता, हम बस बॉन्ड को तोड़ते, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता, और क्या मिलता बताइए, यहाँ पे सी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल, ओ पे निगेटिव चार्ज मिलता। तो ये आपका स्टेप होता फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं आप, यहाँ पे ओ नेगेटिव, या आपका न्यूक्लियोफाइल, अब यहीं पर आप H+ ऐड कर देते, तो क्या मिल जाता बताइए, CH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिलता आपको, बोलिए, और यहाँ पे क्या मिल जाता, OH। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक किया, पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक किया। तो देखो इसमें क्या होता, अगर हम पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा देते तो क्या होता बताइए। देखो अगर हम पहले इसमें H+ को अटैक करा देते, अच्छा पूछा एडिशन रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड का मतलब कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन रिएक्शन कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो H+ को देखो हम ऐड करें, ठीक है, तो क्या बन जाता बताओ जरा सा, ये OH हो जाता और प्लस आ जाता कार्बन पे। तो आपको बताया गया था ना, ये दो कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब अनस्टेबिलिटी, इसलिए यहाँ पे पहले कौन ऐड करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिलहाल इतना आपको नहीं बताना था एग्जाम में, आपको सिर्फ दिखाना था क्या लिखा गया। देखो तो देखो भाई क्या किया गया, देखो भाई ये दिखाएंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते कार्बन पे, तो फर्स्ट रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, या O पे निगेटिव दिखाया जाएगा। सेकंड स्टेप में दिखाएंगे हम लोग H+ को ऐड करते हुए। तो ये आपको लिखना था किसके लिए, राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म, ठीक। बच्चे ने क्या किया था, इस आंसर को न लिख करके इसका R पार्ट किया था। देखो इसमें एक R पार्ट था, ठीक है, इस आंसर को बच्चे ने नहीं किया था, उसने क्या किया था, इसका R पार्ट किया था। तो R में क्या लिखा है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो एक क्वेश्चन है टालविन से बेंजोइक एसिड, और एक है इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो जरा देखो इस क्वेश्चन का फायदा क्या है, अगर रिंग के ऊपर कितने भी कार्बन क्यों ना लगे हों, टर्सरी कार्बन को छोड़ करके कितने भी कार्बन क्यों, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ लगा हो, अगर इसका रिएक्शन किससे कर दिया आपने, KMnO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और सेकेंड टाइम इसका क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन। तो आपको आंसर में क्या लिखना है,
जितने भी कार्बन होंगे सबको काट करके क्या बना देना, COOH। तो बताओ अगर यहां था तो हम यहां दोनों बनाते COH। बात समझ में आ रही है? इस कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड O लिखा होता, ठीक है, CH2OH लिखा होता तो भी हटा के हम क्या बना देते, इसको बना देते हम लोग बेंजोइक एसिड। 2 कार्बन लिखा था तो ये क्या बन गया, थैलिक एसिड। फिलहाल यहाँ क्या पूछा है, टाल्विन से कैसे बनाएंगे, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो टाल्विन में क्या बताया गया था, बताइए, ये टाल्विन है, बोलो। इसी पे हम लोग क्या लिख दें, बताओ, KMnO4 और KOH। एक बात ध्यान देना, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है KOH वाला, तब आंसर क्या बनाते हैं आप, इसको कर देते COOK। और सेकेंड टाइम क्या करते हैं हम लोग, H+ एसिड लिख दे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, COOH। ध्यान देना, यहां तो फिलहाल पूछा गया बनाना क्या हमको है, ऐसे बनाएंगे हम लोग क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक, इसको 1 स्टेप में भी कर सकते थे, 1 लिखते यहाँ पे और सेकंड टाइम क्या लिखते H+, तो आपको आंसर क्या मिलता, बेंजोइक एसिड। सेकंड देखो पूछा इथेनॉल से हम लोग कैसे बनाते हैं, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे कि 2 कार्बन से 4 कार्बन का बनना हो एल्डिहाइड और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ऐड हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैसे करते हैं, एल्डाल रिएक्शन से। तो एक रिएक्शन होता है हमारे पास एल्डाल रिएक्शन और एक होता है कंडेंसेशन। तो अगर यहाँ पे क्या होता बताइए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनता, तो हम लोग बोलते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। फिलहाल यहाँ पे पूछा है रिएक्शन में हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, तो ये क्या होगा, एल्डाल रिएक्शन। तो चलो देखते हैं बच्चे ने भाई क्या किया है। तो देखो बच्चे ने क्या किया भाई, रिंग लिखा। अच्छा एक और काम करना बेटा, सर्कल ना बनाए को, ठीक है, रिंग में आप लिखा करो डबल बॉन्ड लिखा करो, ठीक है। तो KMnO4 KOH लिखा, हीट कर दिया तो COK बन गया, इसका एसिडिफिकेशन कर दिया तो क्या बन गया, COH बन गया। अब अगर इसी को यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ये लिख देता और सेकंड टाइम लिख देता यहाँ पे H+ और ये फाइनल आंसर लिखता तो इसका आंसर सही होता, ठीक, तब भी आंसर सही होता, ठीक है। इस सेकंड पार्ट में देखो क्या किया है, ये पहले इथेनॉल को चेंज किया एल्डिहाइड में, ठीक है, एल्डिहाइड से क्या किया है, डाइल्यूट NaOH लिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग एल्डाल की कंडीशन, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये था आंसर इस बच्चे का। अब देखो बोर्ड ने क्या किया था, देखो बोर्ड ने लिखा मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर और KMnO4 KOH लिखा और सेकंड टाइम क्या लिख दिया, H3O+ यानी H+ लिख दिया, तो क्या बन गया, रिंग पे COOH आ गया। याद रखना, इस पे अगर और भी ऐसे दिया होता, बताओ, देख लो बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया CH2 CH3 और यहाँ पे भी दे दिया CH2 और CH3, पूछा आंसर क्या बनेगा, तो जितने भी कार्बन लगे होंगे सब हटके क्या बना देगा वो, COOH। तो ये भी क्या बन जाएगा, COOH, और ये भी क्या बन जाएगा, COH। ये रिलेशनशिप किसका नहीं होगा, अगर इसके पास ऐसा कुछ लिखा होता, 3 डिग्री दिया होता, यानी टर्सरी ग्रुप लगा होता इसके साथ में, ये कुछ ऐसा लगा होता और पूछता बताओ इसका भाई रिएक्शंस कराइए आप KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में और H+ ले लो, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। बाकी सारे जितने भी कार्बन लगे होंगे सब कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, ये यानी बेंजाइलिक कार्बन हो, ठीक है, वो भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा बताइए, COOH में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। अब देखो अगर इसी में और पूछा होता, बताइए इससे हम कैसे बनाते बेंजाइल डिहाइड, तो इसको हम लोग क्या करते बताओ, SOCl2 से रिएक्शन करा देते, यहाँ पे क्या बन जाता बताइए, यह आ जाता आपका COCl, याद बताया गया था, यहाँ से OH निकल जाएगा और Cl आ जाएगा यहाँ पे, बोलो। अब इसी का हम रोजनमुंड रिएक्शन करा देते, PDBaSO4 नेम रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, तो यही क्या बन जाता बताइए, बेंजाइल डिहाइड भी बना सकते थे हम लोग, इससे भी बना सकते थे बेंजाइल डिहाइड। मान लो पूछा होता बताओ स्टेप A स्टेप B कुछ ऐसा बना है, थर्ड ये बताओ कैसे बनाए, तो हम ये भी कर सकते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोर्ड ने क्या किया, यहाँ लिखा PCC। अब आप PCC की जगह कापर भी ले सकते थे, कापर 573 केल्विन ले सकते थे, ठीक, ये सब बता चुके हैं आपको हम। या आप जॉन्स रीजेंट ले सकते थे, CrO3 और H2SO4 ले सकते थे, ठीक, या कोलिन्स रीजेंट ले सकते थे, CrO3 और पायरिडीन ले सकते थे, इनमें से आप कुछ भी लिख देते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिन्स रीजेंट। अगर इनमें से आप कुछ भी लेते तो आपका आंसर क्या बनता, 1 डिग्री से एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल और ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। बात समझ में आई।
अब एल्डिहाइड कौन सा है बताइए, ये इतना समझ में आपको आ रहा है। देखो अब एल्डिहाइड देखो कौन सा, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा एच है, तो अगर अल्फा एच है और डाइल्यूट NaOH मिल गया तो कन्फर्म एल्डार रिएक्शन देगा। तो कनिजारो में क्या था, नो अल्फा एच रिक्वायर्ड, ओके। एंड जो ये लिया गया था बेस, वो कैसा था, कंसंट्रेट। यहाँ पे बेस कैसा लेते हैं, NaOH। कभी कभी देखो ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं हम लोग, या Na2CO3 भी ले सकते हैं, ठीक। अगर इनमें से कोई भी लिया गया है और अल्फा एच आपको मिल रहा है गिवन एल्डिहाइड या कीटोन में, ये दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डार रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या करना होता है, या तो इसने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देखो कैसे कर सकते थे, देखो इसको तो क्या करना, देखो बहुत आसान बेटा होता है। देखो ये CH3 और CH2 लिख लो, तो एक ऐसे दूसरे CH3 CH2 क्या करते हैं आप, एक H के इसको फ्री कर देते, इसको CH2 और CH2 कर देते बस। तो करना कुछ नहीं था, देखो इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना था और इस H को इस O से जोड़ना था बस। तो बताओ क्या आंसर बन जाता, CH3 CH, इसको जोड़ दिया इस कार्बन से CH2 और ये CHO और इसी पे क्या हो गया OH। तो बन गया ये आंसर आसानी से, बोलो। यानी एक अल्फा कार्बन से क्या करना, आपको H जोड़ देना है O पे और उस कार्बन को उस कार्बन से जोड़ना जहां पे CHO ग्रुप होगा। बात समझ में आई। यही देखो पूछा था एल्डाल कंडेंसेशन। तो अगर इसी को पूछा जाए, बताओ कि अगर हम इसी को एल्डाल कंडेंसेशन करें तब क्या होता, तो देखो एल्डाल कंडेंसेशन में क्या हो जाता, एल्डाल कंडेंसेशन ये भी दो टाइप का होता है, सिंपल और क्रॉस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा कहे तो यहाँ पे हीट कर देंगे खाली बस। अब हीट करने से क्या होता है, देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और ये कैसा बीटा कार्बन, तो अब बीटा कार्बन से निकालोगे OH और अल्फा से क्या निकाल दोगे H, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारा आंसर तब क्या हो जाता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। अब अगर कंफ्यूजन हो आपको कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो कुछ नहीं करना, देखो जहां डबल बॉन्ड लगाए थे आप उस बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक, और उसमें वाटर जोड़ना होता है। तो देखो O इसके पास पहले से था, तो इधर हम क्या जोड़ देंगे बताओ, O जोड़ देंगे और इधर क्या जोड़ देंगे 2H। बात समझ में आई। तो देखो क्या मिल गया, CH3 CHO मिल गया, CH3 CHO मिल गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही। यहां ध्यान देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, जिधर O होगा उधर 2H जोड़ देना, और जिस कार्बन पे O नहीं होगा उस पर क्या जोड़ देना O। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, गिवन रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि इसका रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक। तो बात समझ में आई। तो इतनी कहानी आपकी थी एल्डाल कंडेंसेशन के बारे में। तो ध्यान देना, अगर हीट नहीं किया गया है तो आपको डाइल्यूट NaOH के साथ क्या करना है, एल्डार रिएक्शंस करना है। अगर हीट दिया है तो फाइनल आंसर क्या निकालना है, कंडेंसेशन। जैसे देखो अगर ऐसा कुछ पूछ ले, देखो देखो बेटा, जैसे कहे बताइए CH3 CH2 और CH2 दे दे, और कहे बताओ भाई इसमें क्या किया गया है, इसको हम लोग डाइल्यूट NaOH और साथ में क्या कर दें, इसको हीट कर दें, तो बताओ आंसर क्या बनेगा। तो क्या करना है, इसको दो बार लिखना, देखो बेटा ऐसे, यहाँ पे क्या करना है, इसका अल्फा ऐसा कुछ दिखा देना, देखो इसको ऐसे कुछ दिखा देना, ठीक, ये इसका अल्फा कार्बन है। अब क्या करिएगा भाई आप यहाँ से, देखो इसका एक का O निकाल देना और एक का 2H निकाल देना, निकाल दिया। अभी दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो आपका आंसर क्या हो गया, CH3 CH2, बोलिए। उसके बाद देखो क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड, बोलो CH, और सॉरी यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ पे CH3 और ये क्या हो गया CHO, तो बन गया। अब पूछा था बताओ ये आंसर सही गलत, तो क्या करते हैं हम लोग, इस बॉन्ड को तोड़ते, यहाँ पे O लिख देते और यहाँ पे 2H कर देते। तो बात समझ में आ रही है। तो आराम से रिएक्शंस को हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन का, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, राइट केमिकल इक्वेशन। तो ब्रोमीन वाटर कैसा बताइए होता है, ये बेसिकली ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड है तो क्या करेगा, ग्लूकोज के एल्डिहाइड को चेंज करेगा एसिड में, लेकिन एल्कोहलिक पार्ट को चेंज नहीं करेगा। फिर जो कह रहा है, टू बेस आर मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई विच इज प्रेजेंट इन डीएनए और विच वन प्रेजेंट इन आरएनए। तो बोलो भाई डीएनए में कौन सा होता है बेस, 4 बेस होते हैं ना, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन। थोड़ा इसके बारे में देख लो भाई, एडेनिन, ठीक है, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो पूछा जाता बताओ ए किससे जुड़ता है, ए
2 H बॉन्ड के साथ जुड़ता है T के साथ, और C किससे जुड़ता है 3 H बॉन्ड के साथ में G के साथ। तो पूछा था ना डीएनए कंप्लीमेंट्री होता है या डीएनए के आइडेंटिकल होते हैं, तो डीएनए कैसे होते हैं कंप्लीमेंट्री, वो आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इधर ए है तो दूसरे में टी होगा, दूसरे में ए नहीं होगा। तो जब भी इसको ब्रेक करोगे तो दो अलग अलग मिलेंगे फ्रेगमेंट आपको, ठीक है, दोनों के बेस अलग अलग होंगे, सेम बेस नहीं होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बताओ भाई, तो बेस पूछा गया, पूछ लेगा बताओ भाई एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने एच बॉन्ड होते हैं, तो 2 एच बॉन्ड होते हैं। पूछा जाए साइटोसिन और गवानिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 3 एच बॉन्ड होते हैं। बात समझ में आई? अब देखो यूरेसिल की बात करें हम लोग, तो थाइमिन के प्लेस पे क्या जाता है यूरेसिल, किसमें, आरएनए में। आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है इससे कि यहाँ पे एक बेस में क्या चेंज होगा बताओ, थाइमिन की जगह क्या जाएगा यूरेसिल। तो बात समझ में आई? ये था डीएनए आरएनए के बारे में। तो देखते हैं भाई हम लोग, देखो बच्चे का आंसर क्या था, तो देखो बच्चे ने क्या किया था, ग्लूकोज का लिखा फॉर्मूला, Br वाटर लिखा और इसी पार्ट को क्या बना दिया COOH। इसका आंसर हो गया। इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, इसने नहीं पूछा कंफर्म करो। अब देखो इसका एक फायदा क्या मिल सकता है, मान लो पूछता कंफर्म करिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप इस रिएक्शन को करवा सकते थे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता तो ये ग्रुप एसिड नहीं बनता ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि ब्रोमीन वाटर कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। सेकंड देखो इसको ऐसे भी इसने लिख दिया है, तो देखो 2 तरह से लिखा, जबकि इसको इसकी नीड नहीं थी, ठीक है, तो इसने रिस्क लेना नहीं चाहा, इसलिए दोनों आंसर लिख दिया। अभी जो एसिड बना इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो 6 कार्बन का क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। इसमें देखो और क्या पूछा जा सकता है भाई, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री। बोलो तो ये कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। बात समझ रहे हैं? अब ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया। अब देखो नेक्स्ट बी में क्या किया था, लिखा थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए और यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है, तो बोथ आर नाइट्रोजनस पायरिडिन बेस। तो बात समझ में आई? इतना करना था उसको। अब देखो बोर्ड ने क्या किया, देखो सिंपल लिखा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया और किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ, तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप किसमें चेंज हो गया, सिर्फ एसिड में, बाकी देखो सब सेम है। और क्या लिख दिया, थाइमिन डीएनए यूरेसिल और आरएनए। तो आधा नंबर थाइमिन के लिए, डीएनए सही है तो, और आधा नंबर किसके लिए, यूरेसिल के लिए। तो ये आपके कंप्लीट आंसर्स हो गए। अब जब ग्लूकोज का फिर से देख लो बेटा एक बार जरा स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज कैसा होता देखो, CHO ग्रुप ऐसा कुछ होगा। इसमें पूछा था फिशर फार्मूला, तो फिशर फार्मूले की खास बात क्या है कि ग्लूकोज का जो 3rd नंबर का OH होगा किधर होगा, वो लेफ्ट साइड में, और बाकी सारे OH कहाँ होंगे, राइट साइड में, ये ध्यान देना। और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, CH2 और OH, ठीक। इसमें 4 2 डिग्री का अल्कोहल हैं, 1 कैसे हैं लास्ट वाले, 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या CHO ग्रुप। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा CHO ग्रुप है कैसे बताओगे इसके अंदर, ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक, एसिड में चेंज हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा CHO ग्रुप है। सेकंड पूछेगा इससे 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्रूव करोगे, तो इसी को देखो हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा देते, अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन, तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को भी चेंज कर देगा एसिड में। बाकी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे CHOH का होल 4, और लास्ट वाले कार्बन को भी हम लोग क्या बना देंगे, एसिड। इस एसिड का नाम क्या था, सैक्रिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड, और एक नाम बोलते हैं हम लोग ग्लूकेरिक एसिड। तो ध्यान देना, वो ग्लूकोनिक, ये ग्लूकोनिक एसिड है, और ये कैसा, ग्लूकेरिक एसिड। तो बात समझ में आई? तो सैक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं ग्लूकोज से। आप पूछ लेगा बताओ कैसे प्रूव करोगे, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए तो लास्ट में बेटा देखो, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। और कौन सी हैबिट आपको चेंज करनी है, नहीं पढ़ने की, छोटे चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हैं, फार्मूले पे ध्यान दीजिए, आप कन्फर्म अच्छा पेपर करके आएंगे। तो जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक उठाएं और अच्छे से चीजों को पढ़ लें। अगर अभी भी समय आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।